नहीं। क्वालिटी की नींद न लेना, रात्रि में देर तक जागना, ये भी एक डायबिटीज का मुख्य कारण है। पांचवा मुख्य कारण है पेस्टिसाइड का प्रयोग ज्यादा हमारे खान पान के पदार्थों पर हो रहा है, प्रिजर्वेटिव का अधिक, चाहे वो नमक के रूप में जा रहा है या और प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारे अंदर जा रहा है। छठा ये है कि व्यायाम ना करना। सातवां है कि बैलेंस डाइट का ज्ञान ना हो, यानी हल्के हल्के भोजन को भी हम भूखे रहना समझ लेते हैं, जबकि सुपाच्य भोजन को हल्का हल्का भोजन कहा जाता है। समय पर चेकअप न करवाना, यह भी एक डायबिटीज का मुख्य कारण है, अति अनिवार्य है समय पर चेक करवाना। नौवां, अकारण चिंता को पालना, यानी हम सब कुछ होते हुए, साधन संपन्न होते हुए चिंता को पालते रखते हैं। दूसरा, कई बार हम इस प्रकार भी खा लेते हैं कि खाद्य सामग्री को वजह वेस्ट ना जाने दें, वेस्ट ना जाए, पेट में चला जाए कोई हद नहीं, तो उसमें भी जो है डायबिटीज का ये भी एक मुख्य कारण है। अब डायबिटीज के लिए मुख्य निवारण क्या है? सबसे पहले अपने चिकित्सक से परामर्श, क्योंकि ये पता नहीं, ये नहीं कह सकता कि आदमी कितने अंगों पर ये कब तक इफेक्ट डाल चुकी है। नंबर देखो, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है हमें एक चैप्टर के लिए बहुत अच्छा है, यानी मतलब मेडिटेशन यदि आप करते हो तो आपको बहुत कम चांस है। एक पोजीशन में बैठ करके यदि आप मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठ करके ऊषा पान करते हैं, तो आपको लगभग जो है 9 के बराबर डायबिटीज होने के चांस है। इसके साथ साथ व्यायाम, विश्राम आसन, ये तीनों ही पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। यानी मेडिटेशन, ऊषापान, व्यायाम, विश्राम आसन। विज्ञान ने 6 मील्स को 7 मील्स में परिवर्तित कर दिया है। मेडिटेशन अपने इसके डायबिटीज के पेशेंट को विज्ञान ने जो है वैसे 4-5-6 मील्स माने हैं, लेकिन इसको 6 मील्स की बजाय भी 7 मील्स जो है, इसको 7 मील्स में लेने के लिए, खाने के लिए हल्का करके दिया है, ताकि, और किसी को भी नहीं कहा 7 मील्स के लिए, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को विज्ञान कहता है कि 7 मील्स आप ले सकते हैं। अब जैसे प्रथम मील सुबह आपने 7 बजे ब्रेकफास्ट लिया है, यानी इसमें आप खीरा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आंवला पानी ले सकते हैं, मूली पानी ले सकते हैं, थोड़े चने लेकर के, एक दिन में यानी एक ही ब्रेक। अब दूसरा मील, सुबह 8 बजे आप लंच ले सकते हैं, जिसमें आप मिस्सी रोटी ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, सब्जी के साथ ले सकते हैं। अब तीसरा मील सुबह लगभग 11 बजे ओनली एक फ्रूट, मात्रा 100 ग्राम, सिर्फ एक ही फ्रूट यानी हम ले सकते हैं। यानी चौथा मील 1 बजे, यानी मिनी लंच, जिसे हम मिनी लंच कहेंगे, यानी 2 चपाती है, आप उसकी जगह 2 चपाती ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, एक चीज को आप चयन कर सकते हैं, अंकुरित ले सकते हैं। इसी प्रकार 5वें मील में भी आप वही है, आप कोई अंकुरित ले सकते हैं, कोई हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं लगभग 4 बजे के पास। छठा मील यानी डिनर हो गया, चपाती है, उसमें भी आपकी मर्जी है, वो आप किस प्रकार एडजस्ट करते हैं, चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं, अंकुरित लेते हैं। तो 7वां मील जो है, जैसे आप रात्रि को 9-10 बजे दूध लेते हैं, सूप लेते हैं, वो आप पर निर्भर है क्या लेते हैं। तो इस प्रकार यानी 7 मील आप ले सकते हैं, अपने आप को विभाजित कर लें, और हो सके तो फ्रूट यानी एक ही समय में एक ही लें और दिन में एक ही बार लें, तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। अपने मील्स को इस हिसाब से बनाएं, तो लगभग आप जो है अपना एक सरल जीवन डायबिटीज से बच करके जी सकते हैं, या यूँ कहें कि। और 8वां जो है, अपने एक जो सबसे पहले है, चिकित्सक से अपने जुड़े रहें, क्योंकि डायबिटीज एक मुख्य ऐसा है कि इसको समय पर चेकअप कराना और चिकित्सक का परामर्श अनिवार्य है। अब HIV पॉजिटिव, इसमें भी देखा गया है कि HIV पॉजिटिव के जो एक
इसको हम इम्यूनिटी का नाम भी ले सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पर सबसे पहले प्रभाव डालता है और किस प्रकार हम अपनी इम्यूनिटी को जो है सही रख सकते हैं। वो मेडिटेशन द्वारा भी हम इम्यूनिटी को सही रख सकते हैं, व्यायाम द्वारा भी सही रख सकते हैं, बैलेंस डाइट द्वारा भी सही रख सकते हैं। तो इसको देखा गया कि HIV पॉजिटिव जो है, HIV का जो विषाणु है वो लगभग 15 मिनट की धूप भी नहीं सह सकता। तो इसलिए जो हम अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो जो है हमारे वो अपने आप ही रक्त में जो है ना, रक्त इतना गर्म हो जाएगा। मेडिटेशन करेंगे तो भी, व्यायाम करेंगे तो भी, या बैलेंस डाइट खाएंगे तो उस हिसाब से जो है वो एक हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी नहीं और हम जीवन भर जो है बड़ी आसानी से अपना आम आदमी की तरह लाइफ बिता पाए। अब हृदय रोग में भी सुपाच्य भोजन, यानी सुपाच्य भोजन को हृदय रोग भी मानता है। आप लहसुन प्याज को जो है हम ये तो कह सकते हैं कि ये एनर्जिक है, औषधि भी हो सकता है, लेकिन यदि आप हृदय रोग का जो व्यक्ति है यदि वो लहसुन प्याज रहित भोजन खाता है तो वो भोजन जो लहसुन प्याज वाला भोजन जो 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है, ये बिना लहसुन प्याज के जो भोजन है वो 2 घंटे में डाइजेस्ट करने में बड़ी आसानी होगी। तो इसलिए ये खास बात है कि हृदय रोग में बचने के लिए। और दूसरा जो है डीप ब्रीदिंग, यानी 6-3-9 का व्यायाम, जिससे मैं थोड़ा सा इसके आगे बताऊंगा। अब अगले पक्षाघात में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है हमें व्यायाम जो है पक्षाघात और हृदय रोग दोनों रोगों से बचाए रखता है। पक्षाघात के लिए भी डीप ब्रीदिंग, सुपाच्य भोजन, और लगभग 2-3 मिनट का व्यायाम। अगर आपके पास 5 मिनट का समय भी नहीं है तो भी आप अपने 2-3 मिनट में भी व्यायाम पूरा कर सकते हो। ये दोनों रोगों के लिए बहुत एक लाभकारी है। ये मैं अवश्य अभी आपको पहले बताना चाहूंगा। नंबर 1 डीप ब्रीदिंग का ये मतलब है, यानी 6-3-9, जब तक हम 6 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, जब तक हम 6 गिनते हैं हमारे हाथ जो ऊपर करें, और जब तक हम 30 गिनते हैं तब तक हमारे हाथ ऊपर ही रहें। मुंह बंद, नाक से श्वास लेना है और लगभग 30 की गिनती तक हमारे हाथ जो ऊपर रहे। और जितने तक हम 9 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब तक हम 9 गिनते हैं तब तक हमारे हाथ नीचे आ जाने चाहिए। तो ये रेशो है एक डीप ब्रीदिंग का, 6-3-9, जिसे यानी 6 की गिनती तक लगभग जो है हम हाथ ऊपर ले जाएं और 30 की गिनती तक हम हाथ ऊपर रखे रखें, ऊपर खड़े रहने दें, और 9 की गिनती तक जो है हाथ नीचे ले आए। इससे मैं एक बार दोबारा मुंह बंद करके तालू के साथ अपनी जबान को लगा करके आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये 6-3-9 का जो रेशो का डीप ब्रीदिंग है, इसमें जो है हमारे रक्त को जो है तो ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरा हमारे हृदय को जो सही मात्रा में रक्त मिलेगा। तो लगभग यही प्रक्रिया यदि हम दिन में 2-3 बार करते हैं, सुबह डेली करते हैं, तो लगभग हम जो है पक्षाघात से जो है और हृदय रोग से बच सकते हैं। क्योंकि हृदय रोग की 2 ही कारणों से होता है, जब हमारे पंप को रक्त नहीं मिलता पूरी मात्रा में, या हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिलती है। तो इसी कारण जो है ये होता है, चाहे हृदय रोग हो चाहे पक्षाघात। तो अब जो मैं आपको 2 मिनट का व्यायाम है वो भी आपको अवश्य बताना चाहूँगा। थोड़ा मेरे पीछे का नंबर 1 एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो हमारे पाँव की एड़ी है वो लगभग हिप को छूनी चाहिए। तो इससे क्या है, जब भी आप करोगे इससे मुंह बंद, सांस जो है नाक से लेनी है, तो इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा। आप देखोगे 1-2 बार जब सुबह उठ के आप जब भी करते हो तो आपको डकार भी आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पाचन तंत्र दुरुस्त हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा व्यायाम है शोल्डर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी जिस प्रकार हाथ आगे जाते हैं जितना आप जा सकें पीछे भी जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारे कंधे के जो दबे हुए वेने हैं वो सही काम करने लग जाती है। तो इससे हमारे जो शोल्डर हैं उनकी तकलीफ दूर होगी। तो ये नंबर 2 का व्यायाम हो गया। अब नंबर 3 का व्यायाम है एल्बो के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इससे जो है हमारे एल्बो को जो कोनी है उन्हें मोड़ने के लिए पूरा होता है, उंगलियां बिल्कुल साथ साथ सटी हुई हों। तो ये नंबर 3 का व्यायाम है। अब नंबर 4 का व्यायाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी जब भी हमारे हाथ नीचे आए 2 बार इससे हाथ चलते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी एक मस्तिष्क तक जो सब एड़ी से लेकर के यानी पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक हमारे शरीर को व्यायाम होगा। लास्ट में हम डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं 6-9 वाली। तो इन सारी व्यायाम प्रक्रिया में लगभग 2-3 मिनट का समय लगता है। तो इस 2-3 मिनट व्यायाम की प्रक्रिया से व्यायाम की प्रक्रिया से लगभग आप दोनों रोगों से, पक्षाघात से तो अवश्य ही आप जो है बच सकते हैं अधिकांशतः। तो ये मुख्य 2-3 मिनट के व्यायाम की बात थी, साइंटिफिक व्यायाम जिसे भी हम कह सकते हैं। अब आता है अभी नाक कान गला। और इससे पहले एक पक्षाघात के लिए एक और भी बात बता दूं, क्योंकि लगभग जितनी हमारे शरीर में ऑक्सीजन है उसका 20% जो है लगभग 5वां हिस्सा भाग जो है अकेला मस्तिष्क लेता है। तो इसलिए मस्तिष्क को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब भी हम कभी सुबह उठते हैं तो इसलिए हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमें ऐसे थोड़ा सा बेचैनी महसूस होती है। तो जब भी हम अपने शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति कर लेते हैं तो हमें थोड़ा स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। तो ये 2-3 मिनट का व्यायाम जो है हमें हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए एक अच्छा सोर्स है। अब आता है नाक कान गला। और एक भी ये भी देखने वाली बात है, जब भी हमारा नाक खराब हो, चाहे कान खराब हो या गला खराब हो, यदि हम उसमें चेक कराएंगे तो ये चीज पाएंगे कि लगभग 70% चांस जो है नाक में हमारी श्वास नली में दोष आने की संभावना है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तो एक वैज्ञानिक शब्द है, यानी कान में तेल नहीं डालना चाहिए, ये एक विज्ञान का शब्द है। और दूसरी भाषा विज्ञान की यह है कि कान में लुब्रिकेशन का होना अति अनिवार्य है। अब दोनों ही बात आ गई कि कान में तेल नहीं डालना चाहिए और कान में लुब्रिकेशन का होना भी अनिवार्य है। तो अब ये कैसे, एक पहेली है, यानी इसका हल कैसे किया जा सकता है? इसका हल बहुत सरल है। आप यदि कान में लुब्रिकेशन को पहुंचाना चाहते हो तो आपको सुबह सरसों का तेल हथेली पर डाल करके जब भी आप नाक से इसे खींचेंगे तो हमारे कान में लुब्रिकेशन पहुंचाने का काम करेगा और कान में फंगस भी नहीं होने का डर रहेगा और ना ही कान में तेल। विज्ञान की बात भी पूरी हो जाएगी कि यानी कान में तेल नहीं डालना चाहिए और कान में लुब्रिकेशन का होना आवश्यक है। तो लगभग यदि हम ये प्रक्रिया करते हैं और सुबह उठ करके नाक में तेल खींचते हैं और दूसरा नाभि में थोड़ा तेल लगाते हैं तो लगभग हम जो है सुरक्षित हैं नाक, कान और गले से। ये तीनों रोग ही हमें सुरक्षित प्रदान करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जब हम नाक में तेल डालते हैं तो वो जो बाहर का वाइब्रेशन है, बाहर का जो वातावरण है, चाहे बाहर वातावरण में अधिक गर्मी है तो भी हमें शरीर के अंदर जो है ना वो सहन करने की एक शक्ति आ जाएगी। चाहे बाहर वातावरण में अधिक ठंड है तो भी हमें जो सहन करने, हमें अधिक ठंड भी नहीं लगेगी। बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण का मेल कराने के लिए, मतलब शरीर के हिसाब से अनुकूल बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा जो है, जिसे हम नेसे कह सकते हैं, नेसे भी कहते हैं हिंदी भाषा में।
तो ये एक अच्छा तरीका है, यानी मतलब बाहर के गर्मी के वातावरण से और सर्दी के वातावरण से अपने आप को बचाए रखने के लिए और नाक कान और गले को सुरक्षित रखने के लिए जैसे सरल औषधि भी है और प्रिवेंशन का काम भी है। तो इस प्रकार हम जो है नाक कान और गले को अधिकांश स्वस्थ रख सकते हैं। अब बात आती है स्टोन, यानी स्टोन से हम किस प्रकार बच सकते हैं। उषापान को यदि हम ये कहें कि हम जो आदमी सुबह उषापान करता है तो वो ऐसे समझे कि उसने अपने गुर्दों के लिए डायलिसिस की मशीन लगा रखी है घर में, उसके पास एक समय के पास मशीन है। उषापान इतना अमृतपान है, यानी जो हम दिन भर जल पीते हैं उसका नाम तो जल है, लेकिन जो सुबह जल पीते हैं उसका नाम अमृत है। उसको हम उषापान भी कह सकते हैं। अमृत है, वो घी के समान है, यानी शरीर को जैसे घी लगता है। घी तो हो सकता है नुकसान करे, थोड़ा बहुत नुकसान भी, अगर हम आवश्यकता से अधिक ले लेते हैं तो वो नुकसान भी करता है और हमारे उस पर जो हर आदमी की पहुंच से भी बाहर है घी। लेकिन उषापान एक ऐसी चीज़ है, अमृत है, यानी ये हर आदमी इसमें पहुंचने में संभव है और इसका जो लाभ है वो घी से बढ़कर है। तो स्टोन से बचना है तो उषापान, यानी जो हमारे गुर्दे के विजातीय तत्व हैं उनको बाहर निकालने के लिए उषापान बढ़िया है। दूसरा, इंग्लिश अगर हम एलोपैथी के हिसाब से भी देखें तो भी रक्त को चलाने के लिए जब हम रात को सोते हैं तो हमारा रक्त जो है जम जाता है, वो इतना वो सारी वेनों में जो है मूवमेंट करने में इतना संभव नहीं होता। जब हम जल पीते हैं तो वो जो है सारे हमारे शरीर की वेनों में मूवमेंट करने के लिए एक सरल हो जाता है, यानी मूवमेंट, उससे जो है हमारा रक्त जो है सारी नाड़ियों में, बारीक से बारीक नाड़ियों में संचार करेगा। तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक कहती है उषापान करना चाहिए, तो एलोपैथी भी इसलिए कहती है कि और कोई हमें है नहीं, एक स्टूल जो है थोड़ा नरम हो जाएगा, हमें स्टूल पास करने में जो है दिक्कत नहीं आएगी सुबह यदि हम उषापान करते हैं। तो इसलिए उषापान का स्टोन से भी बचाता है और सारे शरीर को और भी कई रोगों से, सभी रोगों से बचाता है, डायबिटीज से भी ये फायदा करता है। तो उषापान का बहुत ही रेल है। साधारण जल और उषापान में दिन और रात्रि का अंतर है। जिस प्रकार दिन और रात्रि हो का अंतर है, इतना धरती आसमान का कह लो उतना अंतर इसमें उषापान में है। तो इसके बाद एक आता है ट्यूबरकुलोसिस। आज ट्यूबरकुलोसिस में भारत का जो बहुत यानी एक मुख्य रोग में छाया हुआ है। यदि हम इसकी गहराई में जाएं तो इस पर जो है काबू पाना एक बहुत सरल सी बात है। ट्यूबरकुलोसिस के दो ही मुख्य कारण हैं, निमोनिया यानी कोल्ड, धूम्रपान वगैरह, या खांसी कुछ दिन के लिए। और इन सब का इलाज जो है डॉट प्रणाली भी है जैसे, लेकिन पहले ही हम इसके डॉट प्रणाली तक भी हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन यदि हम लेते हैं तो हमें इस स्थिति में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। यदि हम अपने आप को धूम्रपान से, जैसे आज धूम्रपान का बहुत प्रचार वो भी हो रहा है, जिस पर बहुत यानी प्रचार प्रसार चल रहा है कि ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, तो इसको भी हम रोक सकते हैं। और खांसी को रोकना भी एक बहुत, यदि हम समय पर भोजन सही हिसाब से अपना भोजन लेते हैं तो खांसी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो खांसी यदि नहीं होगी जब हम कोल्ड से अपने आप को बचा लेंगे या निमोनिया से अपने आप को बचा करके रखेंगे। निमोनिया से बचाने का भी एक सरल उपाय है, यदि हम चाय वगैरह पी करके, ऐसी गर्म चीजें पी करके स्नान करेंगे ठंडे पानी में या सफर करेंगे तो इससे जो है कोल्ड लगने का शरीर को डर रहेगा। या नशे वगैरह नहीं करते तो उससे भी शरीर को जब बाहर का तापमान अंदर का हमारा जो है एक बैलेंस नहीं बनेगा। तो ऐसे में यदि हम अपने आप को बचा करके रखते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस पर आज काबू पाना है, यानी 60% तक काबू पाना एक बाएं हाथ का खेल है। जिस प्रकार और मुख्य बीमारी पर काबू पाना बाएं हाथ का खेल है, इसी प्रकार ये भी एक ट्यूबरकुलोसिस पर भी हमें कंट्रोल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों में डायरिया की बात है तो ये भी एक हाइजीन का ये है, यानी हो सकता है हमारे खाने पर 10 मक्खी बैठ जाए तो भी हमें जो है वो खाना शूट कर जाए, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन बच्चे के खाने पर यदि एक मक्खी भी बैठ जाती है तो हो सकता है वो बच्चे के लिए डायरिया का हो जाए। या हम बच्चे के नाखून नहीं काटते, या बच्चे की परवरिश करने वाली महिला अपने नाखून बड़े रखती है, ये भी एक निमोनिया का, अपने इसका डायरिया का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक सबसे मुख्य कारण है डायरिया का,
यदि मान लो माता गर्मी में काम करके आई और आते ही उसने बच्चे को दूध पिला दिया है, तो अवश्य ही चाहे बच्चा वो सेब ठंडी जगह में खेल रहा है, लेकिन माँ का जब वो गर्मी में आई हुई माँ उस बच्चे को दूध पिलाएगी तो डायरिया का होना एक स्वाभाविक बात है। तो इसलिए डायरिया से बचने के लिए माँ को आकर के पहले थोड़ी देर रेस्ट करनी चाहिए, फिर ठंडा जल पीना चाहिए। जब उसका शरीर एक सही टेम्परेचर में आ जाए तो यदि वो बच्चे को दूध पिलाती है तो डायरिया होने का चांस नहीं है। इसी प्रकार निमोनिया है, माँ यदि ठंड में आई है और एकदम ही आते उसने बच्चे को दूध पिला दिया है, अगर वो आई है तो उसके लिए गुनगुना पानी पिए, थोड़ी देर अपने आप को शरीर को थोड़ा गर्म करे, तो यदि वो दूध पिलाएगी बच्चे को तो वो जो बच्चे को भी कोल्ड लगने का कम चांस रहेगा। तो ये है तो बात छोटी सी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात छोटी छोटी बातें काफी मायने रखती है। अब आता है वेरिकोज वेन। लंबे समय तक यदि आदमी कोई बंदा फील्ड में खड़ा रहता है जिसे वेरिकोज वेन है, तो या लंबे समय तक पानी में रहता है तो वेरिकोज वेन को बढ़ने के थोड़े चांस रहते हैं। तो इसलिए इसको भी हम यदि दो प्रिकॉशन लेते हैं तो वेरिकोज वेन से भी हम अपने आप को कुछ ना कुछ सेफ रख पा सकते हैं।